प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। ये जो 15 मिनट की एक्सप्रेस है बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, आपके ईवीएस की तैयारी के लिए। तो चलिए एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर करते जाएंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए एक फीचर आया है, अगर जो बच्चा ज्यादा कमेंट करेगा, ज्यादा क्वेश्चन के आंसर करेगा, मैं लास्ट में नाम बताने वाली हूँ कि कौन से बच्चे ने क्लास में सबसे ज्यादा कमेंट किया है। मैं टॉप 3 के नाम बताने वाली हूँ। तो जो भी क्वेश्चन अब आने वाला है, आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये आपको होमवर्क भी दिया था कि जो पीएनआर नंबर रहता है, ट्रेन की टिकट जब आप बुक कराते हैं उसके ऊपर पीएनआर नंबर रहता है, वो उसके जो पहले 3 डिजिट है वो क्या बताते हैं। तो पीएनआर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का मतलब क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो पीएनआर नंबर आपके ट्रेन की टिकट में रहेगा, वो 10 अंकों का रहता है। कितने अंकों का रहता है? 10 अंकों का रहता है। और स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है, स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है वो क्या बताते हैं कि जो ट्रेन की टिकट बुक की गई है वो कौन से जोन से बुक करी गई है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 नंबर, स्टार्टिंग के 3 नंबर क्या बताते हैं कि रेलवे जोन कौन सा है और टिकट बुकिंग का स्टेशन कौन सा है। तो यह आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, हमारे भारत रेलवे में पीएनआर सिस्टम कौन से वर्ष में लागू किया गया था। चलिए जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करना है। हमारे इंडियन रेलवे में कौन से साल में पीएनआर नंबर को लागू किया गया था? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, भूलिए मत। जितना कमेंट में सारी बातें लिखोगे आप टॉप 3 रैंक में आ सकती है। ठीक है, तो पीएनआर नंबर हमारे भारत में 1986 में चालू हुआ था। 1986 में बहुत सारी चीजें हुई है। 1986 में हमारे पर्यावरण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, पर्यावरण अधिनियम बनाया गया था। साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम कब आया था? 1986 में आया था। सारी बातें आपको याद रखना है, और 1986 में ही पीएनआर नंबर हमारे इंडियन रेलवे में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर करना है। कंचनजंगा चोटी हिमालय के किस उपमंडल में स्थित है? हिमालय, हिमालय जो है उसे बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय को बर्फ का घर कहा जाता है। हिमालय को बर्फ का घर कहा जाता है क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ रहती है। तो कंचनजंगा जो है वो हिमालय में कहां पर है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपका कहां पर है? कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट अलग हो गया, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, आंत जीवाणु से कौन सा विटामिन बनता है? आपके इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, वो कौन सा विटामिन बनाते हैं? चलिए जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना है। आंत के जीवाणु से, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से कौन सा विटामिन मुख्य स्रोत है? विटामिन B12। विटामिन B12, B12 का रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दीजिए। चलिए जल्दी आंसर करना है, जल्दी आंसर करते जाना है, जल्दी जल्दी। दार्जिलिंग कहाँ पर है? किसी बच्चे ने पूछा, शायद मैंने कमेंट बराबर से नहीं पढ़ा है। दार्जिलिंग बेटा उत्तराखंड में है। ठीक है, हिमाचल में बोल सकते हैं। चलिए B12 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी, गलत गलत। बहुत सारे बच्चे B12 का रासायनिक नाम नहीं लिख पा रहे हैं। साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। कितने बार मैंने विटामिन के नाम आपको याद कराए हैं। B12 विटामिन जो है उसे क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामाइन, या केवल कोबालामाइन भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। और B12 की कमी से, B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। अनीमिया। B12 की कमी से अनीमिया रोग होता है।
चलिए इसका आंसर करिए, इसका आंसर कर दीजिए फास्ट। आपको बताना है प्रोटीन, प्रोटीन को शरीर निर्माण का पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? चलिए जल्दी, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, सेशन को लाइक करिए और शेयर भी करते जाएंगे। प्रोटीन को शरीर निर्माण, जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, जो जिम जाते हैं, वो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। सोयाबीन खाएंगे, दाल खाएंगे, प्रोटीन के शेक आते हैं, वो पिया जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट किसको कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जो टिश्यूज खराब हो गए हैं, जो टिश्यूज जो ऊतक खराब हो गए, उसकी मरम्मत में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है कि मैक्रो के अंदर आता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को कम चाहिए। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन जो रहता है वो हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए रहता है, तभी हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। तो वो किसके अंदर आता है? मैक्रो के अंदर आता है। प्रोटीन किसके अंदर आता है? प्रमुख पोषक तत्व के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से पानी वाष्पित करता है? चलिए, पौधा जो है वो पानी को जो बाहर निकालता है, जैसे कि आपको जब बहुत गर्मी लगती है, जब बहुत गर्मी लगती है तो पसीना बाहर आता है, आपके जो स्किन में पोर्स है उससे बाहर आता है। वैसे ही जब पौधे को गर्मी लगती है या पौधे में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो पौधे में से पानी बाहर आता है। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो पानी का जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जो वाष्पीकरण हो रहा है, वो कहां से होता है? स्टोमेटा से होता है, रंध्र से होता है। और रंध्र जब खुलते और बंद होते हैं, चलिए कमेंट में बताइए कि जो रंध्र खुलते और बंद होते हैं, किसकी मदद से खुलते और बंद होते हैं? चलिए फास्ट आंसर करना है। स्टोमेटा जो रंध्र रहता है, पत्तियों पर रहता है, वो खुलता और बंद किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है? गार्ड सेल की मदद से होता है। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, जब पौधे में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टोमेटा फूल जाती है। स्टोमेटा फूल जाते, फूलने को क्या कहा जाता है? टर्गर कहा जाता है। फूलने को क्या कहा जाता है? टर्गर कहा जाता है। इसीलिए स्टोमेटा को खुलना पड़ता है ताकि पानी को बाहर निकाल सके। और जब स्टोमेटा में पानी कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। याद रखिएगा, तो जब पानी बाहर निकल रहा है वो टर्गर प्रेशर के कारण होता है। किसकी वजह से पानी बाहर निकलता है? टर्गर प्रेशर के कारण होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखेंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, किन 2 दिन पर विषुव होता है? चलिए जल्दी, किन 2 दिन पर इक्विनॉक्स होता है? इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? विषुव का मतलब क्या है? कि दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, और ठंडी के दिनों में रात बड़ी होती है, शाम जल्दी हो जाती है और दिन छोटे होते हैं, ऐसा सुना होगा। तो यहाँ पर कौन से ऐसे 2 दिन हैं जहां पर दिन और रात बराबर बराबर होते हैं? वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन है उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है नागफनी और कैक्टस किस प्रकार के पौधे के अंदर आता है? चलिए जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। नागफनी और कैक्टस को बढ़ने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। जहां पर कम पानी रहता है वो ऐसी जगह पर उग जाते हैं। तो यानी कि उसे क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स कहा जाता है, मरुभिद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन DSSB का है, ये क्वेश्चन KVS में भी बनता है, BPSC में भी बनता है, सीटेट में भी बनता है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है किसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? किसे एसिड रेन कहा जाता है? एसिड रेन जो होती है 3 गैस की वजह से होती है, कमेंट में लिखते जाना है। कौन कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड
जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, पानी मतलब कि जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड बना लेता है, यानी कि HNO3। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, यानी कि H2CO3। और जब ये तीनों एसिड वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं तो उसका pH 5.6 से कम हो जाता है। जब pH 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा, जब pH 5.6 से कम हो गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे 10th नंबर का क्वेश्चन कि ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत किसको रोकने का काम करती है? ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बरसात में छाता लेकर चलते हैं, पानी से बचने के लिए आप छाता लेकर चलते हैं ताकि पानी आपको गीला ना कर सके। वैसे ओजोन लेयर हमारे लिए छाते की तरह है, वो हमारे तक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को आने नहीं देती, उसको रोक लेती है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। O3, ओजोन का मतलब क्या है? O3। तो दो प्रकार की ओजोन होती है, दो प्रकार की ओजोन होती है, अच्छी ओजोन और खराब ओजोन। अच्छी ओजोन तो हमें पराबैंगनी किरणों से बचा रही है, अच्छा काम कर रही है। खराब ओजोन जो रहती है वो खराब काम करती है, वो हमें पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाती है। वो क्या करती है? ग्रीन हाउस की तरह काम, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। और वो कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। दोनों प्रकार की ओजोन आपको याद रखना है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से सारे टॉपिक का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीप में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है 60% का ऑफर। आपको क्या करना है? स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। दो नंबर है 7611101101, 9697888844 पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट जो है वो कौन सी गैस को बाहर निकालता है जिसकी वजह से ओजोन परत पतला होते जा रहा है? तो ओजोन परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ओजोन परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन होना चाहिए। ओजोन परत की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन होना चाहिए। लेकिन अगर 300 से कम हो गया तब हमारी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, वो पतली होती जा रही है, उसमें होल होता जा रहा है। तो सुपरसोनिक जेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलता है जिसकी वजह से, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन सुपरसोनिक जेट नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो भी हमारी ओजोन लेयर को खराब कर रहा है, पतला कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि ओजोन परत का ह्रास जो हो रहा है, ओजोन परत में जो होल होता जा रहा है, तो बताइए उसका स्तर कितना कम हो गया है? कितना कम हो गया है? जल्दी से आंसर करके बताना है। ओजोन परत जो पतला होते जा रहा है, ओजोन में आपको होल दिखाई दे रहा है एंटार्क्टिका में। कहां पर दिखाई दे रहा है? एंटार्क्टिका साउथ पोल में दिखाई दे रहा है, दक्षिण ध्रुव में दिखाई दे रहा है। तो उसका स्तर कितना कम हो गया है? 300 से कम हो गया है। 300 से कम हो गया है, इसका मतलब 200 डॉप्सन यूनिट हो गया है। अगर 800 रहेगा तो बहुत अच्छा है, 400 रहेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 200 हो गया है तब उसे हम ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन, एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो आप घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, वो एलपीजी गैस होती है। तो एलपीजी गैस में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में 3 गैस होती है, उसके अंदर 3 प्रकार की गैस होती है। एक तो ब्यूटेन होता है, एक तो ब्यूटेन होता है सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन होता है। दूसरा होता है प्रोपेन,
दूसरा कौन सा होता है, प्रोपेन होता है, कम होता है और ये दोनों से स्मेल नहीं आती है। आप देखना कि अगर कई बार गैस आपने चालू करके छोड़ दी, वो लीक अगर होती है तो आपको स्मेल आती है। स्मेल किसकी वजह से आती है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। तो इथाइल मरकैप्टन क्यों डाला जाता है एलपीजी में, ताकि आपको स्मेल आ जाए, आपको सुगंध आ जाए और आप गैस को जाकर बंद कर दे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। 14th नंबर का क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किसके कारण होता है? चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, किसके कारण होता है? तो देखिए, सन, सूर्य जो है वो अपनी जगह पर है, सूर्य हिलता नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर खड़ा है। उसके आजू बाजू चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी और चांद लगाते हैं। पृथ्वी और चांद चक्कर लगा रहे हैं। तो जब चक्कर लगाते लगाते चांद जो है पृथ्वी और सन के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण क्या होता है कि सन तो अपनी जगह पर है, सन तो अपनी जगह पर है, वो नहीं हिल रहा है, लेकिन जो पृथ्वी है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, तब हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, कि कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? तो अभी मैंने केवीएस की क्लास में, इसके पहले अभी केवीएस की क्लास हुई है ईवीएस की, उसमें मैंने ये टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप भी ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, आप ऐसे ही इसके हाई लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि केवीएस बीपीएससी से थोड़ा सा हाई लेवल का है। ठीक है, अगर आप केवीएस की ईवीएस की क्लास में जुड़ते हैं तो आपके बीपीएससी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो कल से आप केवीएस की क्लास में 4 बजे जुड़ सकती है। हमारी जो केवीएस की क्लास है ईवीएस की, उसमें आपको 4 बजे, सारे बच्चों को कंपलसरी कह रही हूँ, मेरी बात आपको सुनना ही पड़ेगा, आपका मन हो चाहे ना हो आपको आना ही पड़ेगा। 4 बजे कल क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे और एक बार पढ़ के देखिए कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको मजा नहीं आएगा, तो मुझे बोलना। तो आपको कल से 4 बजे ईवीएस की क्लास में जुड़ जाना है। टाइम नोट डाउन कर लीजिए, नोटिफिकेशन चाहे ऑन कर लीजिए, कुछ भी करिए, कल क्लास में आना है। ठीक है, तो गर्म रक्त वाले जानवर जो रहते हैं, वार्म ब्लडेड के अंदर हमारे बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। बर्ड्स का मतलब हो गया पक्षी, मैमल्स का मतलब हो गया स्तनधारी जीव। दोनों किसके अंदर आते हैं, वार्म ब्लडेड के अंदर आते हैं। तो मेंढक हमारा ना तो बर्ड है ना तो मैमल है, मगरमच्छ ना तो बर्ड है ना तो मैमल है, लेकिन कबूतर हमारे पक्षी के अंदर आता है, बर्ड के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कबूतर। तो इसके पहले की जो केवीएस की क्लास हुई है आज की, प्लीज वो क्लास देखिएगा, जहां पर आपको वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो वाली क्लास भी सारे बच्चे एक बार देख लेंगे और कल से आपको 4 बजे केवीएस की क्लास में जुड़ना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर भी आपको करना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। एक और बात कि आज सबसे ज्यादा कमेंट कौन से बच्चे ने किया है, चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि सबसे पहले हमारे जो है, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले है संध्या जी, दूसरे नंबर पे है सपना जी और तीसरे नंबर पे है मोनिका जी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप अपना भी देखना चाहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कमेंट करता है, डेली आपको क्लास में कमेंट करना है। तीनों लड़कियां है, तीनों गर्ल्स है, बॉयज क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो कल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में कमेंट करिए, हर एक क्लास में, हर सब्जेक्ट में, केवल ईवीएस में नहीं, सारे सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके से कमेंट करना है और आप अपना लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो कल मिलते हैं केवीएस की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।